सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मैथ्स 2 का जो है पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड बिना स्किप किए जो है आप देखते रहिए। हमने मैथ्स 2 का जो पेपर 1 है इसके हॉट्स क्वेश्चन दे दिए हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप उस पर बता रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जो है आज फर्स्ट पेपर का MCQ जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन पेपर की जो PDF है इस वक्त आपके सामने आपको नज़र आ रही है। बहुत से स्टूडेंट जो है मांग रहे हैं सर ये PDF चाहिए, तो भाई हमने पिछले वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप इस PDF को मतलब हासिल कर सकते हैं और जो हॉट्स क्वेश्चन है उसका सल्यूशन का भी PDF आप जो है वहाँ से ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है 5 पेपर्स के MCQs देखने वाले हैं। नवनीत पेपर सॉल्यूशन 2022 का जो बुकलेट है 300 रुपीज़ वाला, ये इसके अंदर 5 पेपर्स हैं और जैसे हमने मैथ्स 1 में सॉल्व करके आपको दिखाया बिल्कुल वैसे ही मैथ्स 2 में भी हम अब करने जा रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ मैं ताकि आप लोग जो है इसको अच्छे से देख सको। चलो पेन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, है ना, ब्लू वाली पेन ले लेता हूँ। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, MCQ है, सही ऑप्शन आपको जो है चूज़ करना है। तो उस हिसाब से पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड DF बोथ आर सिमिलर। देखो ये जो सिंबल है ये सिमिलर का सिंबल है ना, सिमिलर का निशानी है। इसमें एंगल A का जो मेजरमेंट है वो 45 डिग्री है और DEF ट्राइंगल का एंगल E जो है वो 30 डिग्री है। तो एंगल C जो होगा वो कितना, उसका मेजरमेंट कितना होगा? A 85 डिग्री, B 90 डिग्री, C 75 डिग्री या D 105 यानी 105 जो डिग्री है। तो कैसे पता चलेगा? देखिए, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, मतलब सिमिलर होते हैं, तो इसमें हम उन दोनों का जो एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होते हैं मतलब दोनों का जो मेजरमेंट होता है सेम होता है, यानी जितना एंगल A होगा उतना एंगल D भी होगा, है ना, और जितना एंगल B होगा उतना एंगल जो है E भी होगा, और जितना एंगल C होगा उतना एंगल F भी होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, अगर इन दोनों एंगल को हम प्लस कर लेते हैं 45 एंड 30, तो टोटल कितना हो जाएगा? एक काम करते हैं, यहाँ पर हम जो है इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 75 डिग्री प्लस हमको जो दूसरा एंगल दिया है वो कितना दिया है, यहाँ देख लेते हैं। 45 और 30 है ना, तो 45 प्लस 30 जो है वो 75 होता है ना, ये टोटल इतना हो गया। और अगर हम ये दो एंगल का एडिशन 180 में से माइनस करते हैं, अब 180 में से माइनस क्यों कर रहे हैं हम 75? क्योंकि ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है, एडिशन होता है, वो 180 होता है। इसलिए हम 180 में से ये 75 माइनस कर रहे हैं। तो 180 में 75 माइनस करेंगे तो ये 105 आता है, 105 डिग्री यानी 105 डिग्री आता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन D जो होगा वो राइट होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, एक 90 डिग्री का ट्राइंगल है, इफ़ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस। अब आपको मैं फिगर रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए यहाँ पर हमारे बोर्ड पर समझाता हूँ। एक काम करते हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल जो है आपको समझाने के लिए मैं बताता हूँ। देखो दूसरी MCQ हम सॉल्व कर रहे हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना। इसमें ये जो साइड है और ये जो साइड है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ट्राइंगल ABC इसका नाम है ना। इन दोनों का जो सम है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इन राइट एंगल इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, यानी ऐसे साइड्स जो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब बना रहे हैं, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हमको दिया कि था 169। तो हाइपोटेनियस यानी जो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होता है जिसको हाइपोटेनियस हम कहते हैं, इसका लेंथ क्या होगा? सो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का जो कन्वर्स पार्ट अगर हम यूज़ करते हैं
कि पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो रिमेनिंग जो टू साइड्स होते हैं उनका सम ऑफ देयर स्क्वायर्स होता है ना। तो ये 169 समझ लो ये हमको दिया है, और AC पे जो स्क्वायर है, और जब ये स्क्वायर हटता है तो ये इस तरह से रूट में चला जाता है। तो ये 13 का स्क्वायर है, 169 किसका है, 13 का है। तो हाइपोटेनस का जो लेंथ होगा, मतलब जो वैल्यू होगी वो 13 होगी। तो यह 13 का यहाँ पर ऑप्शन बी है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है ना। तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमको, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल passes through the centers of the other. If the distance between their centers is 10 centimeter, what is the radius of each circle? थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन घुमा कर दिया है, क्योंकि हमारे टेक्सचुअल जो क्वेश्चन है उसमें दो सर्कल जो है कभी इंटरनली इंटरसेक्ट मतलब टच करते थे एक दूसरे को, और कभी एक्सटर्नली टच करते थे। तो हम लोग उन दोनों के रेडियस को कभी माइनस करते थे, कभी ऐड करते थे, तो हमको उनके डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स हमको मिल जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ही अलग है। यहाँ पर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यहाँ पर हमको उनके सेंटर्स का डिस्टेंस दिया है और हमको उनके रेडियस फाइंड करने हैं। तो मैं आपको फिगर बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए ये जो दो सेंटर्स हैं जो एक दूसरे को एक सेंटर से जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर हमको दिया है। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये सेंटर A है, ये सेंटर B है ना। तो हमको इन दोनों का जो है रेडियस फाइंड करना है। अगर आप गौर से यहाँ देखते हैं, पहला जो सर्कल है जिसका सेंटर A है, यहाँ से यहाँ तक जो है पहले सर्कल का रेडियस है ना, ये भी 10 सेंटीमीटर है। और अगर सर्कल B के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक ये भी जो है रेडियस वो बी सेंटर वाले सर्कल का जो है रेडियस है। यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वो रेडियस ही है ना। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, सेगमेंट ए बी इज अ पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेगमेंट ए बी जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज 1,3, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी कैन बी डैश। तो ए बी सी डी इन चार ऑप्शंस में से बी जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें पता लगाना है। सो माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पर फिगर बनाया है, यानी कोऑर्डिनेट जो सिस्टम है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये मैंने यहाँ पर बनाया है ना। तो हमको बोलता है कि जो सेगमेंट ए बी है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन हमको जो पॉइंट ए दिया है जिसका कोऑर्डिनेट 1,3 है, तो 1,3 यहाँ पर आएगा है ना, यहाँ पर आएगा 1,3। तो ए का कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो ज़ाहिर सी बात है वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर उसका बी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर आएगा है ना। तो इसे हम कहेंगे 1,-3 है ना। तो इस तरह से ये पैरेलल रहेगा। अगर हम इसको लाइन से इस तरह से मिला लेते हैं, ऐसे अगर हम लाइन से इसको मिला लेते हैं, तो ये जो हमारा बन रहा है इस वक्त आप जो देखें वाई एक्सिस के पैरेलल सेगमेंट ए बी बना है। तो जब भी कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक कोऑर्डिनेट आपको दिया है और दूसरा कोऑर्डिनेट आपको मालूम करने बोला है और वो सेगमेंट किसी एक्सिस के पैरेलल में बोला है, तो इस तरह से आपको बना कर देखना है ना, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी ये है कि जो आपको एक्सिस यहाँ पर मतलब ये जो पॉइंट आपको दिया जाएगा उसका मिलता जुलता जो पॉइंट होगा है ना, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बोला है तो इस तरह से इसका जो पॉइंट वाई पॉइंट होगा दूसरे पॉइंट का, मतलब दूसरे जो पॉइंट बी के एक्सिस कोऑर्डिनेट मालूम करना है, तो इसका जो पॉइंट होंगे यानी कोऑर्डिनेट होंगे उसका जो वाई वाला पॉइंट होगा वो माइनस होगा अगर वाई एक्सिस के पैरेलल बोला है तो। और अगर एक्सिस के पैरेलल बोला तो आपको इस तरह से बना के देखना होगा जैसे हमने बनाया है ना। तो ऐसे बनाकर अगर देखेंगे तो आपको रिकॉग्नाइज जल्दी होगा है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हमको जो ऑप्शन मिल रहा है बी के लिए वो ऑप्शन डी मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4 क्वेश्चंस हैं वो यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। और इस तरह से अगर हम लोग कंप्लीट करते हैं तो 4 आउट ऑफ 4
क्वेश्चन नंबर 1 का ए में 4 में से 4 यहाँ मिलना बहुत ज़रूरी है, मतलब इजीली हम ले सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में रहेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमको यहाँ बोला गया है राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड लाइन हैविंग इक्वेशन x इक्वल टू 2। तो ये इसको मैं जो है ना कोऑर्डिनेट सिस्टम पर आपको बना के दिखाता हूँ, है ना। अब ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास यहाँ बना हुआ है ना। x इक्वल टू 2 पर समझ लीजिए एक लाइन है जो इसने उसको कट किया है। x इक्वल टू 2 यानी x एक्सिस पे इसको कट किया है, तो यानी देखो इस तरह से ऐसा लाइन बनाऊंगा मैं, ये ऐसे ये लाइन बनेगी जिसका इक्वेशन रहेगा x इक्वल टू 2। तो ये इसने बोला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगी, किसके, क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड लाइन हैविंग x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 और x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर y के पॉइंट 0 होते हैं। मान लीजिए ये जो पॉइंट हमको यहाँ मिला है यहाँ पर ये 2,0 होगा, है ना, 2,0 होगा, क्योंकि x का तो नंबर 2 है यहाँ पर, लेकिन y वाले पॉइंट जो होते हैं यहाँ 0 होते हैं। क्योंकि हमको एक बात पता है कि x एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो y इक्वल टू 0 होता है ना। यानी x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उनका y का पॉइंट 0 होता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना, ये बेसिक चीज़ है। तो यहाँ पर जो हमारा मतलब इस तरह से आपको बनाकर दिखाना होगा। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना हुआ था इसलिए मैंने इसी में समझा दिया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा, है ना। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, अब तक कभी पूछा नहीं गया है ये, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया आपको दिया गया है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये दिया है ना आपको, ये दोनों इक्वल दिया है आपको। लेकिन 9th क्लास में हमने एक चीज़ पढ़ी है, अब आप ये मत बोलना कि 9th का अभी जो पढ़ा है वो याद नहीं है। चलो मैं आपको बता देता हूँ। साइन का जो एंगल होता था वो कॉस 90 माइनस होता था, 90 माइनस अल्फ़ा, है ना। ये आप याद रखिए, ये 9th क्लास में आपने 8th चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, है ना। वही चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब ये मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को अगर गौर से देखते हैं आप तो ये भी साइन अल्फ़ा ये भी साइन अल्फ़ा है। तो यहाँ पर दोनों कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, इस तरह से हम रख सकते हैं, है ना। तो कॉस कॉस गेट कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा, ऐसे हम यहाँ जो है दर्शा सकते हैं, है ना। अब अल्फ़ा को यहाँ पर लेके जाओ थीटा के प्लस में, तो अल्फ़ा प्लस थीटा हो जाएगा ये, है ना। तो इज इक्वल टू ये 90 हो जाएगा। यही बोला था ना हमको मालूम करने के लिए, अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है। देखो अल्फ़ा प्लस थीटा का वैल्यू क्या होता है, 90 होता है। तो ये सॉल्व हो गया, सिंपल है ना। तो 9th का मतलब एक मेथड हमने यूज़ किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना है और ए बी का वैल्यू इसमें 6 नज़र आ रहा है, ए सी का वैल्यू इसमें 12 नज़र आ रहा है, और बोलता है कि एंगल बी जो है 90 डिग्री है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये जो थीटा का जो वैल्यू है यानी जो एंगल है कितने मेजरमेंट का है। जस्टिफाई योर आंसर, आपको जो है आपके आंसर का मतलब रीज़न भी देना है कि ऐसा क्यों है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर एक काम करता हूँ, मैंने ये फिगर को जो है आपके सामने लेकर आ गया हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ सके। अगर आप गौर करते हैं ए बी का जो वैल्यू है ना वो हाफ है, किससे, ए सी के वैल्यू से। देखिए ये 6 है, ये 12 है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि थीटा जो है वो 30 डिग्री होगा। कैसे पता चला, आपने 9th क्लास में 30 60 90 थ्योरम पढ़ा होगा। थीटा के अपोजिट जो साइड होता है अगर उसका वैल्यू हाफ होगा हाइपोटेनस के साइड से, तो मान लीजिए जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, है ना। यहाँ पे हम रीज़न लिखेंगे बाय 30 60 90 थ्योरम, है ना, बाय 30 60 90 थ्योरम। हम ये कह सकते हैं कि थीटा का जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है, क्योंकि थीटा के अपोजिट का जो साइड है वो हाफ है हाइपोटेनस से, है ना।
तो ये इस तरह से आपको रीज़न लिखना होगा, आपको यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा इतना लिखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये जो है हमारा, समझ लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप अगर गौर करते हैं, फिगर के अंदर एक सर्कल बना है और 2 यहाँ पर आपको एंगल नज़र आ रहे हैं, एंगल PQR एंड एंगल PTR। PQR एंड PTR आर इंस्क्राइब्ड इन द आर्क PQR। देखो PMQ है, असल में यहाँ PQR लिखा है, रॉन्ग हो गया, ये ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए, ये PMR, ये आर्क से ये इंस्क्राइब्ड एंगल बने हैं एंड दे इंटरसेप्ट आर्क PMR, है ना, PMR से बन रहे हैं। PQR जो एंगल है और PTR एंगल है वो PMR कॉस से बना, आर्क से बना है। इफ़ PQR एंगल PQR जो है वो 85 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ PTR। तो ये एंगल कितना होगा आपको पता होना चाहिए। इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम अगर आपने पढ़ा होगा, है ना, थ्योरम अगर आपको पढ़ना चाहते हैं आप, तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए थ्योरम्स की सीरीज़ लेकर आऊँगा, जिसमें जितने भी थ्योरम्स इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं मैं आपको वो जो है एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो दोनों एंगल्स है PQR वो कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से, इससे एंगल PTR से, दोनों एंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि वो सेम आर्क से बन रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर दोनों का ये जो आर्क्स है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ये सेम है ना, इंस्क्राइब्ड एंगल हैविंग सेम आर्क, इस तरह से हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमको रीज़न लिखना पड़ेगा, एंगल्स इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, कॉन्ग्रुएंट आर्क ऐसा लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क, है ना। तो इस तरह से आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। देयरफॉर आप ऐसा बता सकते हैं, देयरफॉर एंगल PTR आल्सो 85 डिग्री, है ना, 85 है ना, 85 डिग्री। तो इस तरह से 2 लाइन आपको लिखनी है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट पेपर है इसका MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, हमारे नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन पेपर है जो नेक्स्ट हमारा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने नेक्स्ट पेपर के जो MCQs है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का A हमने आपके सामने पूरे लेकर आ गए हैं। पहला क्वेश्चन आपको सामने यहाँ नज़र आ रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इफ़ इट्स डायगोनल इज 10√2। चलो सबसे पहले तो स्क्वायर बना लेते हैं। ये है आपका स्क्वायर, मान लीजिए ये ABCD, ये वही स्क्वायर जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया है ना। इसका पेरीमीटर मालूम करना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, है ना, सारे साइड्स का सम। अब स्क्वायर के सारे साइड्स का वैल्यू सेम ही होता है, तो पहले हम इसके साइड्स का वैल्यू तो पता करें। इसका डायगोनल का वैल्यू हमको, मान लीजिए डायगोनल है AC, ये दिया हमको 10√2 दिया है, तो हमको इसका जो है वो फाइंड करना है, इसके साइड का वैल्यू। तो एक फॉर्मूला है छोटा सा, वो ये कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू √2, ये इसका फॉर्मूला है छोटा सा। अभी डायगोनल आपको दिया गया है 10√2, ये दिया है आपको सिर्फ साइड फाइंड करना है। तो साइड इज इक्वल टू √2, तो आप साइड फाइंड करना है तो साइड को साइड में रख दो, है ना, साइड को साइड में रख दो। 10√2 के अपॉन में √2 लेके जाइए आप, क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज़ है, √2 डिवाइड में जाएगी तो √2 कैंसिल हो जाएगा तो 10 आ जाएगा ना। तो साइड का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। तो 10 आ गया मतलब ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, ये भी 10 रहेगा, सारे 10 रहने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD यानी इसका स्क्वायर का पैरामीटर बोला है, तो 4 इंटू साइड इसका फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड यानी 10, तो 4 10 40 हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो किधर है, ऑप्शन D आपका सही आंसर रहने वाला है ना। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल ABC एंड DF आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोनों जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC और DF
दोनों का रेशियो ऑफ देयर एरियाज हमको दिया है 1:2 और एक ट्राइंगल के एक साइड का वैल्यू दिया है और तो दूसरे साइड का वैल्यू हमको फाइंड करने बोला जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, हम यहाँ पर एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं जो हमको जैसे दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, एक समझ लो हिंट सा दिया है। आपने प्रैक्टिस सेट 1.4 में किया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, है ना, ऐसे रखेंगे और इनकी जो साइड्स है जिसका हमको यहाँ पर मेंशन किया गया AB और D, इन दोनों को स्क्वायर लगाएंगे, है ना, AB का स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। ये जो होता है एरिया ऑफ अ सिमिलर ट्राइंगल होता है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप फुल फॉर्म में लिखिए, बाय यूजिंग एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम है ये। अब यहाँ पर इनका जो रेशो है हमको 1:2 दिया है, यानी 1/2। AB का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर, D का वैल्यू हमको नहीं दिया तो इसका स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो D का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे होगा, 4 का स्क्वायर जो हो जाएगा 16 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा इस तरह से, तो 16 2 32, है ना। अब ये अगर इसको आप 32 ना भी करते हो, D पे से स्क्वायर हटा के यहाँ पर इस तरह से इसको रूट में ले जाते तो 16 × 2, तो ये जो 4√2 इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। D का वैल्यू कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको 4√2 दिया है क्या, हाँ, ऑप्शन D जो है हमको 4√2 दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन D हमारा सही आंसर होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करके साइड में देखना ही पड़ेगा रफ वर्क में, तभी जाके आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है ना। वरना आप लोग जो है क्वेश्चन करोगे कि सर 1 मार्क्स की क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं क्या, इस तरह से सॉल्व करके करना है क्या, मैं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं। आपको ये साइड में रफ वर्क में सॉल्व करना है, यानी इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि अगर क्वेश्चन आपको जब पूछा जाए तो आप ना उसको दिमाग में इस तरह से सॉल्व कर लो, जैसे ये करा ना, इसको है ना माइंड में सॉल्व कर लो और आंसर पता कर लो, या फिर अगर आपको नहीं जमता है तो रफ वर्क कीजिए आप, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमने जो थर्ड क्वेश्चन है, अब इसको करना है। यहाँ पर देखिए sin θ × cosec θ, अभी आपको पता होना चाहिए, ये आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में देखा होगा, दोनों की डेफिनेशन वाइस वर्सा है। तो sin θ और cosec θ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं प्लस sin स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, प्लस एंड सो ऑन अप टू sin पावर 9 थीटा इंटू कोसेक रेस टू 9 थीटा इक्वल टू कितना होगा, तो यानी 1 का पावर 3 भी रहेगा इसमें, 1 का पावर 4 भी रहेगा, 1 का पावर 5 भी रहेगा, प्लस 1 का पावर 6 भी रहेगा, है ना। अप टू 9 तक बोला है ना, तो 1 का पावर 7, 1 का पावर 8, प्लस ये जो लास्ट में है ये भी जो है 1 का पावर 9, मतलब इस तरह से रहेगा, इक्वल टू कितना। तो यहाँ पे तो कितनी मरतबा आया है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आया ना, तो यहाँ पर 9 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, 1 का पावर जो 4 होगा तो भी 1 ही होगा। तो 1 1 1 1 ये 9 टाइम्स है ना। तो ऐसा जितनी मरतबा भी अगर आपको जितनी बार भी ऐसा दिया रहेगा, जितना पावर रहेगा, समझ लीजिए वही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर होगा यहाँ पर, है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और नेक्स्ट बोला है कि पॉइंट P जो है यहाँ पर x,6 है, इज़ द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB एंड B के जो कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको y जो का वैल्यू है वो फाइंड करना है। चलिए करते हैं। देखिए लास्ट है, 4th वाला MCQ है। सेगमेंट AB हमको बोला है, मान लीजिए सेगमेंट ये AB है और A का जो कोऑर्डिनेट है हमको यहाँ दिया गया 6,5 ये दिया है, और B का जो कोऑर्डिनेट हमको दिया है 4,y, ये y ही हमको पता करना है। और पॉइंट P जो है वो मिड पॉइंट है। अब इसके भी कोऑर्डिनेट दिया है हमको x,6। अब आपको मिड पॉइंट फार्मूला पता होना चाहिए, आपने चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला जो है इस तरह से होता है कि भाई जो पॉइंट मिड पॉइंट होता है उसको इस तरह से x,y में लिखते हैं, और x यहाँ पे x1 और x2 का एडिशन करके अपॉन 2 लिखते हैं, है ना। और y की जगह पे y1 + y2 अपॉन 2 लिखते हैं। ये हमारा फार्मूला था मिड पॉइंट फार्मूला, है ना। तो यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ऐसा लिखना है आपको, है ना। बाय स्टार्टिंग में लिखना बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट
मिड पॉइंट फार्मूला ऐसे यूज़ करना है। तो पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट है मतलब x,6 है वो लिख दीजिए यहाँ पर x,6 और यहाँ पर x1 y1 जो होगा वो लिखना होगा। x1 मान लीजिए आपका ये है x1 y1 और ये आपका x2 y2 है ना। तो x1 है आपका 4 और x2 है आपका भी 4 कॉमा y1 जो है आपका 5 और y2 जो है आपका सिर्फ y है अपॉन 2। तो देखिए x,6 ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर ये 8/2 हो जाएगा और ये 5 + y/2 ऐसे एज इट इज़ ही रहेगा, है ना। यहाँ पे साइड में सॉल्व करता हूँ मैं। x = 8/2 कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, ये भी हमारा x का पोजीशन है और ये भी हमारा x का पोजीशन है। तो इस तरह से हम ये करेंगे और 5 + y/2 को हम कंपेयर करेंगे 6 से। तो देखो ये 2x = 8 या फिर इस तरह से हम x का जो पॉइंट है हमारा 2 1 2 2 4 तो x = ये 4 आ जाएगा और यहाँ पर 5 + y = 6 2 6 12 y = 12 के माइनस में 5 जाएगा तो ये 7 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यानी पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे मतलब पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है वो x,6 तो है लेकिन y हमको फाइंड करना था ना, तो हमारा y तो मिल चुका है तो y = हमारा 7 होगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो सही राइट ऑप्शन है वो 7 है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए, है ना। यहाँ पर हमारा MCQ है, ऑप्शन ए विल बी आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए है यहाँ कंप्लीट हो जाता है ना। डोंट वरी, ये जो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये जो PDF है आपको मिल जाएगा। जिस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक पेज पर, ये सोल्यूशन का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा मैं, है ना, मेरे ब्लॉगस्पॉट का आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का भी सॉल्व करते हैं। आपके सामने जो है फिगर यहाँ बनी हुई है और वैल्यूज़ भी यहाँ दी गई है 45 45 और 90, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें हमको AC यानी हाइपोटेनस का जो वैल्यू है 2√2 दिया है। तो बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ AB का जो वैल्यू हो क्या होगा। यहाँ पर हम 45 45 90 थ्योरम का जो है यूज़ करेंगे। 9th क्लास में आपने पढ़ा है और हमने चैप्टर 2 के अंदर भी जो है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस भी जो है सॉल्व किए हैं। अब अपोजिट टू 45 यानी ये वाला साइड और ये भी अपोजिट है 45 के, यानी AB और BC दोनों जो है ये 1/√2 टाइम्स होते हैं किसके, हाइपोटेनस के। हाइपोटेनस कौन है, AC है। अब AC का जो वैल्यू है पहले हम इसको 1/√2 लिख देते हैं इंटू AC का वैल्यू 2√2 है। तो इस तरह से अगर √2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा आंसर। तो AB का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर एंड कंस्ट्रक्ट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। हमको 4.5 सेंटीमीटर का एक AB जो है डायग्राम बनाना है, कंस्ट्रक्शन से लिया गया, बहुत ही सिंपल है, 1 मार्क्स का ये करना है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट, जिस तरह से हमको यहाँ बोला गया है कि एक लाइन सेगमेंट का हमको यानी सेगमेंट AB का 4.5 सेंटीमीटर का कंस्ट्रक्शन करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम नॉर्मली जो बेसिक वे में हम आपको बताते हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर किसी लाइन सेगमेंट का या हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर खींचना है तो किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इस तरह से आप पेंसिल और स्केल की मदद से इस तरह से एक लाइन बना लीजिए, है ना। लाइन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए ये लाइन L है ना, और यहाँ पर एक पॉइंट हम इस तरह से लेते हैं, ये पॉइंट P है। अब यहाँ से हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो हम क्या करेंगे, राउंडर जो होता है हमारा पॉइंट P पर, यहाँ जहाँ से हमको परपेंडिकुलर बनाना है वहाँ पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ बनाएंगे इस साइड में और एक आर्क यहाँ बनाएंगे इस साइड में। ये हमारा सेगमेंट AB समझ लो हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। कैसे खींचेंगे, देखिए पॉइंट A पर राउंडर रख के इस तरह से उसको फैला लेंगे, जो हमारा राउंडर उसको फैलाएंगे और एक इस तरह से ऊपर एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पर पॉइंट B पर रख के उस आर्क को कट करेंगे। अब ये दोनों आर्क्स की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पॉइंट P को मिला लेंगे। इसे आप कोई भी पॉइंट, जैसे पॉइंट Q यहाँ दिया है वैसे आप दे सकते हैं, ऐसा रख के इस तरह से आप मिला लीजिए। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन चुका है ना। इसी तरह से आप जो है 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट AB का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, पिछला पेपर जो हमने सॉल्व किया है ना, इसी के अंदर मतलब बताया मैंने यही पेपर में, और क्वेश्चन नंबर 1 का ए में हमने देखा कि एक्स एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उनका वाई एक्सिस मतलब वाई का जो पॉइंट होता है वो ज़ीरो होता है ना। तो आपको ये बताना है कि वाई ज़ीरो इज़ दी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन दी एक्स एक्सिस। इस तरह से आपको आंसर लिखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा, है ना। तो 3 क्वेश्चन यहाँ हो गए हैं। 4th क्वेश्चन जो है चौथा और आखिरी क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फिगर आपके सामने बनी है। यहाँ पर सर्कल का जो सेंटर है ओ है और ओ पी इज़ अ रेडियस, सेगमेंट पी क्यू जो है ये एक टेंजेंट है, और आप यहाँ देख सकते हैं ओ क्यू पी यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल है। राइट द मेजरमेंट ऑफ पी ओ क्यू, यानी ये जो एंगल है ये वाला ये कितना है। अब आपको पता होना चाहिए टेंजेंट रेडियस थ्योरम के हिसाब से ओ पी इज़ अ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो ये 90 डिग्री का हो गया, है ना। अब 90 डिग्री के ट्रायंगल में 2 एंगल हमको दिए, ये 90 और ये 40, तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा ना ये कितना डिग्री का होगा। तो हम क्या करते हैं मालूम है, 90 में से 40 को माइनस कर दो तो कितना बचा, 50 बचा, तो ये आपका 50 डिग्री आ जाएगा, है ना। बस आपको लिखना कैसे होगा ये ध्यान दीजिए आप, ओ पी सेगमेंट इज़ परपेंडिकुलर टू पी क्यू, है ना, सेगमेंट पी क्यू, है ना, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, टेंजेंट रेडियस थ्योरम TRT, है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, टेंजेंट रेडियस थ्योरम, इस तरह से आपको लिख के बताना है। फिर आप बताएंगे कि एंगल ओ पी क्यू जो होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल के सारे एंगल्स को अगर आप प्लस करते हैं तो इक्वल टू 180 होता है, तो 180 में से ना आप ये सब माइनस कर देंगे, क्या आंसर 90 और 40, तो आपको 50 मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सॉल्व करके बताएंगे, सारे एंगल को प्लस करेंगे, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 180, ऐसा लिखने का, और फिर वैल्यू पुट करने का 90 प्लस 40, एंगल P की जगह पे 90, एंगल Q की जगह पे 40, फिर उसको 180 का माइनस में ले जाएंगे तो आपको 50 आंसर मिल जाएगा, है ना। तो एंगल O जो होगा यानी एंगल POQ वो आपका 50 डिग्री आपका आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट पेपर है इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर में भी हमें जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का A एंड B। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अब पेपर 2 का जो क्वेश्चन है सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स यानी ABCD में से कौन सा लाइज ऑन दी राइट साइड ऑफ द ओरिजिन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के मतलब इस तरह से अगर ऐसा हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो एक्स एक्सिस के राइट साइड में, तो ये एक्स एक्सिस का ये राइट साइड है, ये वाला, है ना, ये साइड राइट साइड है। इसके राइट साइड पे कौन से पॉइंट आते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर y के पॉइंट 0 रहेंगे यानी x का पॉइंट ही रहेगा। तो लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के राइट साइड में, तो ऑप्शन D हमारा रहेगा। देखो D, x का पॉइंट यहाँ पर 2 है, y का पॉइंट यानी 0 है यहाँ पर, है ना। तो इस तरह से यही जो पॉइंट D रहेगा, यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस साइड में ये x के पॉइंट होते हैं जहाँ पर y के पॉइंट 0 होते हैं। तो y का पॉइंट 0 कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है ना। तो ये ऑप्शन D ही आंसर होगा। ऑप्शन A इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो x का पॉइंट यहाँ पर -2 दिया है, तो हमको राइट साइड बोला है, लेफ्ट साइड नहीं बोला है। लेफ्ट साइड बोलता तो हम ऑप्शन A आंसर देते हैं, है ना। तो इस तरह से ऑप्शन D आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल PQR इफ हाइपोटेनस इज 12 एंड PQ इज 6 फॉर व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल P। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। यहाँ पर हमको जो 2 साइड्स के वैल्यू दिए गए हैं इसमें से PQ जो है वो हाफ है किसका, PR का यानी हाइपोटेनस का, है ना। 6 जो है हाफ है 12 का, तो यानी PQ जो होगा वो मान लीजिए इस तरह से अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो 30 डिग्री के अपोजिट का होगा। तो PQ इस तरह से अगर है ना, तो PQ जो है 30 के अपोजिट का है यानी ये 30 है, तो ये 30 के अपोजिट का ये हाफ है, तो एंगल P जो होगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा ना, है ना। ये 90 है
आर एंगल जो है 30 है, क्योंकि पी क्यू जो है वो हाफ है पी आर का, और पी क्यू जो है वो एंगल 30 का अपोजिट का है, तो 30 का अपोजिट का तो हाफ होता है, लेकिन ये 90 है 30 है तो ये ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। तो एंगल पी का जो वैल्यू होगा ऑप्शन बी 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से किया है मैंने, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है कि 30-60-90 थ्योरम का जो डेफिनेशन है, मतलब ये जो उसका स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए, है ना यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा का वैल्यू 3/5 है, तो कॉस थीटा क्या होगा, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ स्टूडेंट्स आपके पास है ना दो जो है मेथड है, आप या पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें या फिर आप साइमल्टेनियस जो आपकी जो इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसका यूज़ करें आप, है ना। तो 3/5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस का आपको वैल्यू निकालना है, तो ये 9/25 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के माइनस में 9/25, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 25 माइनस 9/25, तो कितना बचेगा यहाँ पर, तो ये 16 हो जाएगा ना, 16/25। तो कॉस पे से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या यहाँ पर कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, तो 4/5 हो जाएगा। तो 4/5 का ऑप्शन डी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर यहाँ पर कंप्लीट। यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं ना हम लोग। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके आप यूज़ करके ये आंसर ला सकते हैं, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। दो ट्राइंगल है ABC और DF, दोनों सिमिलर हैं। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड्स भी प्रोपोर्शन में होंगे। तो AB/DE अगर लिखा है तो EF के ऊपर क्या आएगा, BC आएगा, है ना, BC आएगा ना यहाँ पर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कितना सिंपल है ना। ऐसी अगर MCQ आपको आ जाए तो आप तो खुश हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो A है सेकेंड पेपर का यहाँ कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के B की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, टेक्सचुअल क्वेश्चन नज़र आता है आपको। इन द फिगर पॉइंट D इज़ अ पॉइंट ऑन साइड BC सच दैट B'D', एक लाइन पर है। तो हमको बोलता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, ये जो ट्राइंगल है ये ABD का जो एरिया है उसका प्रोपोर्शन ADC से, यानी इससे फाइंड करना है हमको। तो दोनों के जो हाइट है वो समझ लीजिए कॉमन है, तो इसके बेस प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो ABD का जो बेस होगा वो BD होगा, और ADC का जो बेस होगा वो DC होगा। यहाँ पर हम बताएंगे ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट H1 इज इक्वल टू H2, ऐसे लिखना नहीं आप, लेकिन ट्राइंगल हैविंग इक्वल हाइट इस तरह से लिखना आप। तो इसका जब लास्ट में आंसर आ जाएगा तो 3/5 आपका आंसर आ जाएगा, इस तरह से। सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ड्रॉ सेगमेंट PQ ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू द रेशियो 2:3। एक सेगमेंट बनाना है और उसका लेंथ 6 सेंटीमीटर रखना है और उसको डिवाइड करना है 2:3 में। चलिए देखते हैं किस तरह से करना है। सो स्टूडेंट, हम आपको एक बेसिक चीज़ अब बताने जा रहे हैं कि किसी भी लाइन सेगमेंट को अगर रेशो में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो बेसिक कंस्ट्रक्शन आपका यहाँ देखना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, है ना, हमको जो लाइन सेगमेंट है उसको रेशो में कन्वर्ट करना है। एक जनरली मैं आपको जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो जो क्वेश्चन आपको अभी बोला गया है कि PQ सेगमेंट आप 6 सेंटीमीटर का उसका 2:3 में करना है, वो आप खुद से कर पाएंगे इस हिस्से को, मतलब इस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB जिसका लेंथ है 7.5 सेंटीमीटर और उसे 4:3 में कन्वर्ट करना है ना। आपको PQ बोला है 6 सेंटीमीटर का, जिसको 2:3 में करना है। तो इसी तरह से जैसा इसमें किया जाएगा वैसे ही करना है। तो आप क्या करेंगे, इस तरह से जो है आपका PQ या AB आप बनाएंगे, और जिसका आपको 6 सेंटीमीटर या यहाँ पर फिलहाल 7.5 सेंटीमीटर दिया है वैसे ही आप करेंगे। और कोई पॉइंट इस तरह से उसमें होगा जो उसको डिवाइड करेगा, है ना। तो हम पहले स्केल से और पेंसिल से एक लाइन ऐसे बना लेते हैं जनरली, और फिर यहाँ पर 7.5 का मार्किंग करेंगे। तो राउंडर में इस तरह 7.5 का या 6 सेंटीमीटर का जो भी आपको बोला जाए
जितने भी लेंथ का सेगमेंट लेना है वो उस तरह से आप इस तरह से ले लिए, और ले लेने के बाद इस तरह से आप कहीं भी रखकर इस तरह से कट कीजिए तो आपको एक पॉइंट मिलेगा। फिर उस पॉइंट पर रख के जो फर्स्ट पॉइंट होगा इस तरह से ले लेंगे। तो अब ये जो ए बी सेगमेंट बना है ये फ़िलहाल 7.5 का बना है, आप इस तरह से 6 सेंटीमीटर का भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर पॉइंट ए से एक एक्यूट एंगल बनाते हुए एक लाइन नीचे बनानी होगी इस तरह से, ऐसे। ये लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, जो रेशो आपको बोला गया है यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं 4:3, आपको किसी भी सेगमेंट का 2:3 बोला है तो 2:3 यानी 2 + 3 5, लेकिन यहाँ पर 4:3 है यानी 4 + 3 यानी 7। तो 7 आर्क्स आपको यहाँ पर बनाने होंगे इस लाइन पर। किस तरह से, इस तरह से राउंडर को पॉइंट ए पर रखेंगे और एक अंदाज़न डिस्टेंस लेकर एक आर्क बनाएंगे, है ना, इसको इस तरह से रखेंगे और उस आर्क पे ही नेक्स्ट आर्क बनाएंगे, उस आर्क पर रख के। ऐसे ही करते करते हम 7 आर्क बनाएंगे, क्योंकि 4:3 बोला है यहाँ पर, तो 4:3 यानी 4 + 3 = 7, तो इसलिए 7 आर्क्स बनाएंगे, है ना। अगर आपको 2:3 बोला जाता है तो 2 + 3 यानी 5, तो आप इस तरह से यहाँ पर 5 आर्क्स बनाएंगे। तो ऐसे करते करते आप यहाँ पर जो है सारे आर्क्स बना लीजिए, यानी कुल मिला के 7 आर्क्स बनेंगे। तो यहाँ पर इसको नंबरिंग दे दीजिए, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे। अब आप क्या करेंगे, स्केल की मदद से A7 को B से मिला लीजिए इस तरह से। मिलाने के बाद आप यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे, आप पॉइंट जो होगा राउंडर का वो A7 पर रखेंगे और इस तरह से अंदाज़न एक आर्क बनाएंगे ऐसे राउंड, है ना। और सेम आप जो है ना वो A4 पर रखकर बनाएंगे, है ना, A4 पर रखकर बनाएंगे, है ना। अब आप है ना ये जो PQ है ना, ये वाला जो पहला आर्क बना है इसका लेंथ जो है मेजर करेंगे और यहाँ पर पॉइंट A3 पर जहाँ पर ये कट किया है सेकंड आर्क जिसने, वहाँ पर रखेंगे पॉइंट P' पर और एक आर्क से इसको कट करेंगे और बिल्कुल इसकी जो पैरेलल A7B जो लाइन है ये A7B, इसके पैरेलल लाइन बनाएंगे यहाँ पर ऐसे। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से A4 से गुजरेगा, तो A4 से ऐसे बनाएंगे। तो ये जो बना है पॉइंट C हमको यहाँ पर मिला है, इस पॉइंट C ने लेंथ AB को जो है 4:3 में कन्वर्ट किया है। इसी तरह से आप 6 सेंटीमीटर के जो लाइन सेगमेंट को 2:3 में भी कन्वर्ट करके दिखा सकते हैं। कुछ इसी तरह से जो है आपको बनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने यहाँ पर दिया है, PQRS इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अभी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट्स एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। यानी ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होता है। फिलहाल अभी हमको QPS, देखो QPS ये 110 दिया है, ये 110। देन फाइंड द मेजर ऑफ QRS यही फाइंड करना है। तो इन दोनों का जो एडिशन होता है, यानी ऐसे लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल PQRS इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंड देन फिर सेकंड लाइन में आप इस तरह से लिखेंगे एंगल QPS प्लस एंगल QRS इज इक्वल टू 180। यहाँ पर आप वो उसका डेफिनेशन लिखेंगे कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, है ना, ये लिखेंगे आप। फिर यहाँ पर देखो 110 लिखेंगे, इसका वैल्यू 110 है ना, और QRS आपको फाइंड करना है। 180 के अगर माइनस में अगर 110 भेज देंगे तो QRS कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70, तो आपका 70 डिग्री आ जाएगा ये, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इफ़ 2 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। कितना सिंपल है, देखो इसको किस तरह से करेंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा साइड में लिख लिया है, तो 2 sin थीटा इज इक्वल टू 5 cos थीटा। अब हमको tan थीटा मालूम करना है, तो 5 यहाँ रखिए आप और 5 के अपॉन में 2 को ले लीजिए, क्योंकि देखो 2 और sin थीटा के बीच में मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर हम sin थीटा अपॉन इसकी ये जो cos थीटा है जो 5 के मल्टीप्लाई में वो यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, यानी डिवाइड में आ जाएगा। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ना। वो कहते हैं ना कि जाने मन तेरी मोहब्बत में तेरे भाइयों ने कुछ इस कदर पीटा, जैसे sin थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से आप ये याद रख लेना, है ना, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये पता होना चाहिए, 1 मार्क्स का। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो है पेपर 2 भी कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं आगे हमारे थर्ड पेपर की तरफ, ना। सारे MCQ आज सॉल्व कर डालेंगे हम लोग। चलो ये थर्ड पेपर आ गया और ये इसका
MCQ आपके सामने। सो पेपर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने यहाँ पर मौजूद, क्या बोला, इफ़ द पॉइंट ABC आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी एक लाइन पर नहीं आते हैं ये तीनों ABC, देन हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन विच पासेस थ्रू पॉइंट ABC। तो सिर्फ एक ही सर्कल बनता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है ना। पॉइंट टू बी रिमेंबर वाला जो पॉइंट्स हैं हमारे सर्कल चैप्टर के अंदर, वो सारे आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि इसी तरह से एक मार्क्स में पूछता है वो। इस सवाल को कुछ इस तरह से भी घुमा के पूछ सकता है कि इफ़ देयर आर 3 कोलिनियर पॉइंट हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन, है ना। 3 कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल नहीं बनता भाई, है ना। तो याद रखिए ये बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ट्राइंगल ABC में AB का वैल्यू 6√3 है, AC का वैल्यू 12 है और BC का वैल्यू 6 है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल A, है ना। यहाँ पर 30, 60, 90 थ्योरम वाला यूज़ होने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ऑलरेडी, है ना, ये आना चाहिए आपको। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं इस तरह से एक 90 डिग्री का जो है ट्राइंगल इस तरह से ABC बना रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर ये B जो है आपका समझ लीजिए, हम बता सकते हैं AB का वैल्यू 6√3 है ना, और AC का वैल्यू 12 है और BC का वैल्यू 6 है ना। अब ये देख सकते हैं आप, इसका वैल्यू BC का वैल्यू जो है वो हाफ है हाइपोटेनस यानी AC से, देख सकते हैं आप 6 का हाफ है 12 से, है ना। तो यानी ये 30 का अपोजिट का होगा, ये 30 का अपोजिट होगा, है ना, और ये 60 हो जाएगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ऑब्वियसली 60 हो जाएगा। तो एंगल एक कितना डिग्री का हुआ, 30 ना। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, है ना। ये ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इफ़ पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट A पॉइंट B, है ना। A और पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हमको दिया है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आपको पता करना है। क्या करना होगा मालूम है, तो मिड पॉइंट फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसा होता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला होता है। अब आपका x1 y1 ये रहेगा और x2 y2 आपका ये रहेगा, है ना। मतलब A के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 रहेंगे और B के कोऑर्डिनेट आपके x2 y2 रहेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ वैल्यू पुटअप करना है। तो x1 जो है आपका -4 और x2 आपका 6, इस तरह से रख दिया आपने। फिर y1 होगा आपका 2, y2 भी होगा आपका 2, इस तरह से वैल्यू पुटअप कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4/2। तो 2 1 2 2 1 2 यानी 1, 2 1 2 2 2 4 यानी 2। तो 1,2 किधर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। मिड पॉइंट फार्मूले से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन थीटा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो x² प्लस y² क्या होगा। बड़ा अचंभे में डालने वाला क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप क्या करिए, आपको जो दिया हुआ है ना x प्लस वाई, इसको स्क्वायर कर लीजिए, मतलब, और साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब दोनों को स्क्वायर कर लीजिए आप। यहाँ पर भी इसको भी स्क्वायर कर लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर हम एक फार्मूला लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। तो a² प्लस 2ab यानी 2xy प्लस b² यानी y², ये साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई। इसी तरह से यहाँ पर भी a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाला फार्मूला हम लगेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, दोनों जो इक्वेशन है, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो देखो, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो साइन का वैल्यू क्या है, ये है पूरा, लिख दीजिए x² प्लस 2xy प्लस y², ये लिख दिए, प्लस ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो x² माइनस 2xy प्लस y²। देखो -2xy प्लस 2xy क्या, x² कितने यहाँ पर 2 है, ये और ये, तो 2x² प्लस ये y² और ये y² कितने हो गए, 2y²। अब ये तो हमको मालूम है, हमारे फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे हम, है ना। तो यहाँ 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो x² प्लस y² हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा। 1 के अपॉन में 2 को ले लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² प्लस y², यही लाना था ना हमको।
आ गया ना आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डैश क्वेश्चन मार्क, तो यानी 1/2 आएगा। सिंपल है ना, आसान है, लेकिन 1 मार्क्स में पूछा है तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि 1 मार्क्स में इतना मतलब लेंदी क्वेश्चन है, देखा जाए तो क्यों पूछ लिया है। खैर अभी इनकी मर्ज़ी नवनीत वालों की। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या बोला, व्हाट आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। भाई 0,0 होता है ना हमारा जो कोऑर्डिनेट का जो मतलब एक्स और वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को जो है ओ पर कट करते, तो दो ओ का जो कोऑर्डिनेट होता है वो जिसको ओरिजिन बोलते हैं वो 0,0 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यही सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द हाइट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी का हाइट दिया है 4 and 6 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड देयर एरिया ऑफ देयर रेशो ऑफ देयर एरियाज। तो दोनों का अगर हाइट हमको दिया है, मतलब उनका बेस वो रहेगा कॉमन रहेगा, तो इसके हाइट प्रोपोर्शन रखते हैं 4/6, तो 4 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा, है ना। इस तरह से एक लाइन का आंसर है। आगे देखते हैं, इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड बोथ आर सिमिलर देन विच एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू पॉइंट क्यू। देखो पॉइंट पी जो है एक्स से अगर 1:1 को रिलेशन अगर हम देखेंगे उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो पॉइंट पी जो होता है वो पॉइंट एक्स के कॉन्ग्रुएंट होगा, और पॉइंट क्यू जो होगा वो पॉइंट वाई के, दूसरे ट्राइंगल के वाई के। देखो पॉइंट क्यू जो है वो वाई के बराबर है, तो पॉइंट क्यू के वाई के कॉन्ग्रुएंट होगा, और जेड के कॉन्ग्रुएंट कौन है, आर के। एंगल आर जो होगा वो जेड के से कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इस तरह से ये जो मतलब एक बेसिक नॉलेज है ये, जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके एंगल्स इस तरह से कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये पता होगा तो ये आपके क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। बेसिक चीज़ है, 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट विल बी द रिजल्ट व्हेन ईच टर्म्स ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा। मतलब इस इक्वेशन को अगर sin स्क्वायर थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलने वाला है अपने को, है ना, वो देखने का है। चलो देखते हैं। तो पहले मैं इस तरह से लिख देता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको क्या बोला है कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल वी गेट इफ़ वी डिवाइड दिस इक्वेशन बाय sin स्क्वायर थीटा। तो चलो sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर लेते हैं, तो सेम नंबर है तो कैंसिल हो जाने वाला है ना। cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। अब सबको डिवाइड करना है sin स्क्वायर थीटा से, तो 1 को भी करेंगे, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो मतलब यहाँ 1 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये cot स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा। अरे वाह, ये तो हमारी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमको मिल गई है ना। सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है हमारी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड वाली है हमारी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, और ये जो हमको मिली है ये sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने के बाद हमको मिली है। तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, थर्ड नंबर की, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हो जाता है, यानी थर्ड पेपर भी हमारा यहाँ कंप्लीट माय डियर स्टूडेंट। चलिए पेपर नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। पेपर नंबर 4, ये रहा पेपर नंबर 4, और इसके हमको अब करने हैं ऑब्जेक्टिव्स। सो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन अब यहाँ पर हमारा 4th पेपर का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फिगर बनी है, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना है, ये 90 डिग्री का एंगल है बी और 60 डिग्री का एंगल है सी, तो ऑब्वियसली एंगल ए जो होगा वो 30 डिग्री का हो जाएगा। तो हमको बताना है इन ट्राइंगल ए बी बी सी और ए सी का जो रेशो है वो क्या होगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि अब 30 के अपोजिट कौन है, बी सी है, ये हाफ होता है ए सी का, है ना। यानी बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 1/2 आ गया, यानी बी सी इन रेशो ए सी कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो बी सी और ए सी का 1:2 किधर है, ये है ना। तो ऑप्शन ए आने वाला है मतलब अपना। लेकिन हम लोग एक और चेक कर लेते हैं, 60 के अपोजिट कौन है, ए बी होता है,
ये होता है √3/2 इसका AC का यानी हाइपोटेनस का, तो AB के डिवाइड में AC आ जाएगा, तो ये √3/2 हो जाएगा, यानी AB और AC का जो रेशो होगा वो √3/2 हो गया। तो √3/2 यानी AB का √3 आ जाएगा और BC का 1 आ जाएगा और AC का 2 आ जाएगा। तो AC का देखो यहाँ पे भी 2 है इधर पे और यहाँ से भी 2 है इधर पे। तो इस बिना पर मतलब इस बेसिस पर हम ऑप्शन A हमारा सही होगा। तो देखो क्या हमने यूज़ किया 30-60-90 थ्योरम का जो है हमने रिकॉल किया, मतलब यहाँ पर तो हमको आ गया ये। तो क्वेश्चन पेपर में ही सॉल्व हो गया समझ लो। यहाँ पर इस तरह से सॉल्व करके साइड में देखना है रफ वर्क, तो आपको ये रेशियो समझ में आ जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -6,8 एंड द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब हमारा जो एक्स और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं ओ पॉइंट पे, मतलब उस ओ से इस पॉइंट -6,8 का डिस्टेंस निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने ही वाला है कंफर्म। तो आपको करना क्या मालूम, एकदम शॉर्टकट बताता देखो मैं। -6 है ना, जो भी आपको पॉइंट दिया जाएगा उन दोनों के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का क्या हो जाएगा 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब ये 100 जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर है, तो 10 जो है आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। मतलब जो भी पॉइंट आपको दिया जाएगा जिसका डिस्टेंस आपको ओरिजिन से निकालना है, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट को आपको दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है, जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट ले लेना है और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखें तो हमको 9th क्लास की याद आ जाती है ना, sin 75 और cos 15। तो 9th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि साइन थीटा जो होता है वो cos 90 - थीटा होता है ना। अभी पिछले पेपर में भी हमने इसका यूज़ किया है। तो मान लीजिए अगर sin 75 है, sin 75 है तो cos 90 - 75 कितना हो जाएगा, cos 15 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा, cos 15 हो जाएगा। तो sin 75 की जगह पर हम cos 15 रखेंगे, तो cos 15 अपॉन cos 15 क्या हो जाएगा, सेम जो कैंसिल हो जाएंगे तो 1 आ जाएगा ना आंसर। तो ऑप्शन डी हमारा सही आ होगा। तो sin 75 अपॉन cos 15 जो होता है वो 1 होता है ना। बिकॉज ऑफ दिस फार्मूला sin थीटा इज इक्वल टू cos 90 - थीटा, हमने ये प्रूफ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 and 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 और 6 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, तो 3/4 यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, है ना। जल्दी आंसर इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी सॉल्व करना है। 2 सर्कल विथ रेडियस 3.5 एंड 2.5 टचेस ईच अदर इंटरनली, अंदर से टच कर रहे हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। आइए सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए मैंने यहाँ पर 2 सर्कल बनाया है। मान लीजिए पहला वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर ए है, दूसरा वाला जो सर्कल है जिसका सेंटर बी है, दोनों एक दूसरे को इंटरनली यानी अंदर की तरफ से इस तरह से टच कर रहे हैं। मान लीजिए वो पॉइंट टी है, तो AT जो है वो बड़े सर्कल का रेडियस है यानी R1 है, जो हमको दिया गया क्वेश्चन में 3.5 है ना, बड़ा नंबर। और जो छोटा सर्कल है जिसका रेडियस हमको BT समझ लो दिया गया है वो है R2, जो कि हमको दिया है 2.5। अब ये एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं इंटरनली, तो इसके डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर्स हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर देखो A' B' T इस तरह से हम बता सकते हैं, दोनों कोलिनियर पॉइंट एक लाइन पर आ रहे हैं। यानी पूरा जो AT है वो AB प्लस BT से मिलकर बना है। तो AB जो हमको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर है वो AT आपका R1 है और BT जो है आपका R2 है। आप R1 के माइनस में R2 को लेकर आ जाएंगे, यानी इन शॉर्ट आप क्या करेंगे, बड़े रेडियस में से छोटा रेडियस आप माइनस कर देंगे, है ना। अब यहाँ पर है ना हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ना गलती क्या करते हैं मालूम है, माइनस करने में। तो 3.5 में से आपको 2.5 माइनस करना है। तो 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1। तो ये 1 सेंटीमीटर जो है इनका डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, पी का पॉइंट दिया है इज अ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB
और ए और बी के जो है कोऑर्डिनेट भी हमको दिए हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट ए है ना, ये इसका वैल्यू क्या है वो फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो वही ये है हमारा सेगमेंट ए बी और ये पॉइंट बी है मिड पॉइंट। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हमको दिया है वो -6,5 दिया है ना, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट दिया -2,3 दिया है। लेकिन पॉइंट पी जो है जिसके कोऑर्डिनेट हमको a/2,4 ऐसा दिया है, बड़ा अजीब सा दिया है। तो मिड पॉइंट फार्मूला हम यहाँ लगा सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मिड पॉइंट फार्मूला कैसे लगाते हैं, p = x, y। तो x के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x1 + x2/2, y1 + y2/2 ऐसे लिखेंगे। और p के जो कोऑर्डिनेट है a/2,4 वो यहाँ रहेंगे, है ना, बाद में इक्वेट कर देंगे वैल्यू रखने के बाद। x1 क्या है हमारा, देखो ये x1, ये y1 और ये हमारा x2 और ये y2। तो हमारा x1 है -6 और x2 है आपका -2, है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और y1 है आपका 5, y2 है आपका 3, तो 5 + 3/2। और यहाँ पर a/2,4 ये एज इट इज़। हमारा जो मकसद है, जो एम है, वो a का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए किस तरह से, ये हो जाएगा -8/2, ये हो जाएगा ये 8/2, है ना, ये a/2,4 एज इट इज़। ये क्या हो जाएगा, ये 2 4 = 8, तो -4 और 2 4 = 8 यानी +4, है ना, 2 1 = 2, 2 4 = 8, a/2,4। अगर हम लोग इस तरह से इक्वेट करते हैं तो a/2 जो होगा वो -4 से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a = -4 के मल्टीप्लाई में इस तरह से 2 चला जाएगा, तो 2 4 = 8। तो a का वैल्यू जो हो जाएगा -8 हो जाएगा। a का वैल्यू क्या आ जाएगा, -8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन अ ट्राइंगल ABC, इफ AB² = AC² + CB², स्टेट द रीज़न वेदर ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। यहाँ पर हमको बोला गया है इस तरह से एक ट्राइंगल अगर समझ लीजिए ऐसा होता, जिसमें ये AB² ऐसा बोले ना, तो ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा और ये पॉइंट C इधर रहेगा। तो ये कन्वर्स पार्ट ऑफ दी पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, क्योंकि ये जो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन है, जब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कोई एंगल 90 डिग्री होता है तो उसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं हम, तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है रिमेनिंग सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स, है ना। तो बाय द कन्वर्स पार्ट ऑफ द Pythagoras theorem we can say that triangle ABC is a right angle triangle, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ फिगर BC का वैल्यू जो है पूरा 7 दिया है, BD का वैल्यू 3 है, तो यह ऑब्वियसली 4 हो जाएगा ना, है ना। तो हमको बोलता है कि इसका रेशो मालूम करो, ABD और ABC। तो हम क्या करेंगे, दोनों के समझ लो यहाँ पे हाइट तो है नहीं, तो इसके बेस प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हम बेस क्या रखेंगे, ABD का BD अपॉन ABC का पूरा BC रहेगा। तो BD यानी 3/7 इसका आंसर आएगा। तो एक लाइन का आंसर है, बड़ा ही सिंपल। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर नंबर 4 भी जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे लास्ट पेपर नंबर 5 के MCQs यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। हमने इस वीडियो में आपको समझ लीजिए कि 5 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स के सोल्यूशन हम आपको दे रहे हैं, और भले वीडियो बड़ा ज़रूर हो रहा है लेकिन यहाँ पर आपको 5 पेपर्स का जो प्रैक्टिस करने को मिल रहा है ना, तो आपको एक अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर है। लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ 1 ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसके सारे साइड्स की जो लेंथ है वो 3, 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, मतलब तीनों साइड्स की वैल्यू दी गई है। इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ सेकेंड ट्राइंगल इज़ 21, अगर सेकेंड ट्राइंगल के एक साइड की वैल्यू 21 है, देन द लेंथ ऑफ इट्स स्मॉलर साइड, जो सेकेंड ट्राइंगल का जो स्मॉलर साइड है उसका वैल्यू क्या होगा ABCD में से। तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। आपको सपोज करना पड़ेगा कि लेट द लेंथ ऑफ द स्मॉलर साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल विल बी x, इस तरह से। देयरफॉर करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, है ना, तो उनके साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, है ना। तो
पहले वाले ट्रायंगल का स्मॉलर साइड अपॉन बड़े वाले ट्रायंगल का स्मॉलर साइड, है ना, ये रखेंगे। फिर जो बड़ा साइड है पहले ट्रायंगल का अपॉन बड़े ट्रायंगल का जो है बड़ा साइड, इस तरह से प्रोपोर्शन में रखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको x का वैल्यू मतलब जो स्मॉलर साइड है सेकेंड ट्रायंगल का वो आपको 9 आपको मिल जाएगा, है ना। तो इस तरह से करना है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम ऑफ द ट्रायंगल। अभी पिछले पेपर में हमने सॉल्व किया कि जब भी कभी आपको ऐसा मिले कि एक ट्रायंगल के साइड्स हैं जिसमें एक साइड्स का स्क्वायर होता है, बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स का सम ऑफ देयर स्क्वायर होता है और वो इक्वल होता है, तो समझ लीजिए कि वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन, इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू द थ्राइस द मेजर ऑफ एंगल सी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। बड़ा ही कन्फ्यूजिया करके क्वेश्चन पूछा गया है हमको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमको बोला गया है कि मेजरमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द थ्राइस, है ना, ट्वाइस ऑफ द एंगल ए इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ द एंगल सी, ऐसा बोला है ना, ये इक्वल बोला है। तो फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। तो अगर आप देखें मतलब एक ऐसा हम जो बनाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे, है ना, ऐसे बनाते हैं। तो मान लीजिए एंगल ए, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो हमको ये और ये एंगल का जो एडिशन होगा वो सप्लीमेंट्री होता है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, थ्योरम आपने किया होगा। एंगल ए प्लस एंगल सी यानी अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इसके होते हैं 180। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को समझ लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2a और ये 2c इज इक्वल टू ये 360 हो जाएगा, है ना। अब 2a इज इक्वल टू क्या है, 3c है ना, तो यहाँ पर 3c रख डालो, 3 एंगल c प्लस ये 2 एंगल c इज इक्वल टू 360। तो ये क्या हो जाएगा, 3 एंगल c और 2 एंगल c, तो ये 5 एंगल c हो जाएगा 360। अब एंगल c आपको मालूम करना है, तो 360 के अपॉन में 5 को ले लो। तो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा 10 बचा, 5 2 ज़ा 10। तो एंगल c जो होगा वो 72 डिग्री होगा। कितना होगा, 72 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर 72 की तरह ऑप्शन बी अपना सही आंसर है ना। तो इस तरह से करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना आसान है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है वाई, है ना। तो ये हमारी पहली जो है इक्वेशन है अपना ट्रिग्नोमेट्री की, इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का भी क्या बोला गया है, इन द फिगर एंगल B is a 90 degree, segment BD is a perpendicular to AC, ADC is a collinear point, है ना। Then by the theorem of geometric mean BD का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AD इंटू DC होता है। फिल इन द बॉक्स विद द करेक्ट आंसर, तो BD इंटू DC आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ईजी था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल द मेजर ऑफ माइनर आर्क इज 60। छोटा जो आर्क होता है वो उसका वैल्यू 60 दिया है। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अब आपको पता होना चाहिए सम ऑफ आर्क्स आपने पढ़े होंगे। मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क इक्वल टू 360। पूरा जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है। जब एक आर्क आपको 60 डिग्री है जो कि माइनर है और मेजर आर्क, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इसमें 60 माइनस कर दिए 360 में से, तो 300 हो जाएगा ना। तो 300 डिग्री का मेजर आर्क हो जाएगा। मेजर आर्क क्या होगा, 300 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो आपको करके देखना होगा वो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर क्या बोला है, इफ़ साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो देखिए ये 9th क्लास का ही जो है चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। साइन अल्फ़ा मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा होता है। तो साइन अल्फ़ा यहाँ पर दिया गया, थीटा नहीं है, तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा होगा। ये 9th क्लास का जो फॉर्मूला है ना, आपने पढ़ा होगा सबसे पहले, तो ये आप यूज़ करेंगे। तो साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस बीटा ये हो जाएगा, है ना। ये आपको दिया है क्वेश्चन में। तो ये भी साइन अल्फ़ा है, ये भी साइन अल्फ़ा है, इसका वैल्यू कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, इसका वैल्यू कॉस बीटा। दोनों को इक्वेशन में इस तरह से इक्वल में रख दीजिए। कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स। ये अल्फ़ा जो है
एक्स नहीं है मतलब अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा माइनस में इधर पे बीटा के प्लस में आ जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 आ जाएगा। एक लाइन में आंसर कंप्लीट है ना, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी क्वेश्चन, MNO और PQR ये दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर है, देन राइट द प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो आपको बस साइड्स प्रोपोर्शन में रखने हैं, MO अपॉन PQ, देखो इस तरह से MN अपॉन PQ, तो MN अपॉन PQ ये रख दिया, फिर NO अपॉन QR, देखो ये भी रख दिया यहाँ पर NO अपॉन QR, फिर MO अपॉन PR इस तरह से। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसके साइड्स कुछ इस तरह से प्रोपोर्शन में होते हैं, तो ये आपको लिखने आना चाहिए। तो इस तरह से जो है ये हमारा 5th पेपर जो है ये भी कंप्लीट हो गया, जिसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 और मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और ए और बी दोनों सॉल्व कराया है 5 पेपर्स के। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। भले ही ये थोड़ा सा बड़ा ज़रूर हुआ ये वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसको मतलब आप ध्यान से बैठकर अच्छे से समझते हुए अगर करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, सबको बताइए कि भाई मैं नवनीत पेपर सॉल्यूशन सॉल्व करवा रहा हूँ। इसके बाद मैं टारगेट पब्लिकेशन का भी मैं सॉल्व करवाऊँगा, डोंट वरी, है ना। बस आप चैनल पर बने रहिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक करके थोड़ा सा इंस्पायर कीजिए, है ना, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। बोलिए सबको यहाँ पे सब मिल रहा है, वसीम सर करा रहे हैं सब, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।